स्टूडेंट, अब अभी हमारा एसिड बेस एंड साल्ट वाला चैप्टर चल रहा है और इसमें हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, यानी कि रेड को ब्लू में चेंज करता है, तो इसकी पीएच लाइकली टू बी। भैया रेड को ब्लू करने वाला कौन होता है? बेस। ब्लू को रेड कौन करता है? एसिड। और रेड को ब्लू कौन करता है? बेस। और बेस की पीएच 7 से ज़्यादा होती है। हम ऑप्शन में देखें क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। 1, 4, 5, 10। तो 1, 4, 5 तो हो नहीं सकता, तो इसका मीन्स क्या होगा? इसका आंसर 10। ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रैश्ड एग, एक एग को क्रैश कर दिया और उसके साथ हम सॉल्यूशन रिएक्ट कराते हैं शेल, एग सेल से। गिव ए गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, एक गैस निकलती है जो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। तो भैया द सॉल्यूशन कंटेन, वो सॉल्यूशन बताना है। द सॉल्यूशन कंटेन, उस सॉल्यूशन में क्या था? भैया सीधी सी बात होती है, जब एग को क्रैश करते हैं और उसमें से हमें कौन सी गैस निकलनी चाहिए? CO2 गैस चाहिए, क्योंकि CO2 गैस टर्न्स लाइम वाटर को मिल्की करने का काम कौन करती है? CO2 गैस। और CO2 गैस कब निकलेगी? जब क्रैश्ड एग को एसिड के साथ रिएक्ट करा दें, तो वह क्या करेगी? उसमें से क्या निकलेगी? CO2 गैस निकलेगी। तो CO2 गैस क्या करेगी? लाइम वाटर को मिल्की बनाएगी। अब आपको यदि पता है कि मिल्की यानी कि लाइम वाटर को मिल्की बनाने वाली गैस कौन सी है, तो आपको समझ में आ जाएगा वह गैस है CO2। और CO2 गैस कब निकलेगी? जब क्रैश्ड एग पर हम HCl की रिएक्शन कराएंगे, तो वहाँ से CO2 गैस निकलेगी और CO2 गैस लाइम वाटर को मिल्की बना देगी। क्वेश्चन नंबर 3, 10 ml सोल्यूशन ऑफ NaOH। हमने NaOH का 10 ml ले लिया। फाउंड कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज 8 ml। फाउंड हमने पाया कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज 8 ml ऑफ गिवन सोल्यूशन ऑफ HCl। इफ़ वी टेक 20 ml ऑफ सेम सोल्यूशन ऑफ NaOH, द अमाउंट ऑफ HCl सोल्यूशन, यानी कि हमें बताना है कितना अमाउंट ऑफ HCl सोल्यूशन। देखिए पहले सीधी सी बात थी, 10 ml NaOH लिया। किसके लिए लिया 10 ml? यानी कि 8 ml न्यूट्रलाइज बाई 8 ml ऑफ गिवन सोल्यूशन ऑफ HCl, यानी कि HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए NaOH 10 ml NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए 8 ml HCl की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम इससे दुगना NaOH ले लें, 10 की बजाय 20 ml NaOH ले लें, तो उसको कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने HCl की आवश्यकता पड़ेगी? भाई 10 का डबल करा 20 आ गया, 20 का 8 का डबल क्या 16 ml आ गया। तो भैया हमें 16 ml HCl लेना पड़ेगा, जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द मेडिसन इज यूज ट्रीटिंग इंडाइजेशन, यानी कि हम किस टाइप की मेडिसिन का यूज करते हैं इंडाइजेशन में? एंटीबायोटिक। भाई एंटीबायोटिक तो डाइजेशन में काम कुछ भी नहीं करती। सीधी सी बात है, इन डाइजेशन का मतलब होता है जब एसिडिक मीडियम बन जाता है, उसको बेसिक मीडियम बनाने के लिए एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, तो डाइजेशन सही से नहीं होता, तो हमें क्या लेना पड़ता है? एंटासिड। तो हम यहाँ पर कौन सी लेंगे? टैबलेट एंटासिड वाली। फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। राइट वर्ड इक्वेशन एंड बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेक प्लेस। आप देखिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक गार्नेल्स। भैया बिल्कुल सीधी सी बात है, जिंक गार्नेल्स Zn जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो एक साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस देता है। तो बिल्कुल Zn, जब Zn प्लस हम मिला दें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, तो क्या करेगा? ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को मिला दिया जाए H2SO4 को, कोई बात नहीं, इसमें रिएक्शन गलत बन रही है। हमने यानी कि बताया है, ऊपर क्वेश्चन में लिखा सल्फ्यूरिक एसिड और रिएक्शन बन गई HCl के साथ, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं, आप लिख लेना सही। Zn प्लस H2SO4 करें तो भैया ZnSO4 बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, एक साल्ट, और आगे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी।
चलिए, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम Mg होता है और उसके साथ मैग्नीशियम एक मेटल है, उसके साथ हम HCl की रिएक्शन कराएं तो भी यहाँ पर एक सॉल्ट बनेगा MgCl2 और हाइड्रोजन गैस रिएक्ट होगी। यानी कि आपको यदि लर्न होगा कि भाई मेटल को जब एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एक सॉल्ट बनता है और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो आप सीधा सीधा आंसर ढूंढ लेंगे। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम पाउडर। यहाँ पर भी एसिड बन रहा है, यहाँ पर भी H2 गैस निकलेगी, तो Al + H2SO4 = Al2SO4 थ्राइस और प्लस हाइड्रोजन गैस से बैलेंस करेंगे तो 2Al सॉलिड है, 3H2SO4 एक्वा सॉल्यूशन है, Al2SO4 का थ्राइस एक्वा सॉल्यूशन बनेगा और हाइड्रोजन 3H2 हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। डी, आयरन भी मेटल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट लेंगे तो आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन बन जाएगा, तो भैया 2Fe + 3HCl Fe2Cl3 + 3H2 हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कंपाउंड सच एज एल्कोहल एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी। हमने ऊपर भी पढ़ा था कि ग्लूकोज और जो एल्कोहल होता है वे दोनों के दोनों में हाइड्रोजन होता है, परंतु इसको यह हाइड्रोजन आयन फिर भी नहीं देता, यानी कि इसलिए इसको एसिडिक कैटेगरी में हम नहीं रखते। हम इसकी एक एक्टिविटी करते हैं। चलो, एक्टिविटी करने के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं। हम क्या करते हैं, टेक ए कॉर्क विद 2 नेल फिक्स्ड ऑन इट। हम 2 कॉर्क लेते हैं और उनमें नेल को फिट कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, कीप दिस कॉर्क इनसाइड द बीकर। फिर इसे हम कहाँ ले जाते हैं, बीकर के अंदर। कनेक्ट द नेल्स टू द बैटरी, और इसे हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं। बल्ब एंड की इज शोन इन द फिगर। हमने फिगर बनाई है, इसमें की स्विच लगाया गया है, बल्ब लगाया गया है। फर्स्ट टेस्ट द सर्किट विद डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन इन विच बल्ब ग्लो। पहले हमने इसको करके देखा। सबसे पहले हमने टेस्ट किया सर्किट को विद डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन। पहले हमने इसको डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन के साथ किया। अब एसिड का नाम आप सुनते ही समझ गए होंगे, एसिड में तो हाइड्रोजन आयन थे, तो जब इसे कनेक्ट करते ही बल्ब जल जाएगा। चलिए, बल्ब ग्लो हो गया। अब हम क्या करते हैं, नाउ ऐड एथेनॉल इन इट। फिर इसमें ऐड करते हैं एथेनॉल एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, रिपीट द सेम सेट ऑफ द ग्लूकोज। इसी तरह ग्लूकोज पे करते हैं योर ऑब्जर्वेशन में हुआ बल्ब विल नॉट ग्लो। बल्ब ग्लो ही नहीं हुआ, बिकॉज चार्ज इज नॉट फ्लोइंग थ्रू, क्योंकि उसमें आयन फ्लो ही नहीं, चार्ज फ्लो नहीं हुआ, तो बल्ब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होने, कंडक्ट नहीं करने की, तो बल्ब जलने का नहीं। हमने कंक्लूजन निकाला इस एक्सपेरिमेंट से, शो दैट ग्लूकोज एंड एथेनॉल यानी कि अल्कोहल डू नॉट एसिडिक कैटेगरी, इसलिए हम इसमें हाइड्रोजन आयन नहीं होते और इसको हम एसिडिक कैटेगरी में नहीं रखते। आगे क्वेश्चन आता है 7, वाई डज डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर्स रेन वाटर डज। यानी कि जो डाइल्यूट वाटर और डिस्टिल वाटर होता है, जिसमें हम दवाई भर के इंजेक्शन में मिलाते हैं, वो डिस्टिल वाटर होता है। डिस्टिल वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, जबकि रेन वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। डिस्टिल वाटर इज प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। डिस्टिल वाटर क्या होता है, वाटर की प्योर फॉर्म होता है। डज नॉट कंटेन एनी आयन इन इट, उसके अंदर कोई भी आयन नहीं होता। भैया, जब आयन नहीं होने का तो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट होने की नहीं, देयरफॉर इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। चलो जी, रेन वाटर की बात करें तो रेन वाटर बीइंग इम्प्योर, रेन वाटर क्या वो प्योर था, उसमें आयन नहीं था। रेन वाटर कैसा इम्प्योर है, तो उसमें क्या है, आयन है। तो कंटेन मैनी आयंस स्पेसीज, उसमें बहुत सारे आयंस हैं। सच आयन सच एज एसिड की तरह से आयंस हैं। तो एंड देयरफॉर इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए यह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8, वाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। यानी कि बताइए, एसिड बिना, मैंने जब भी बताया एक्वस सॉल्यूशन एसिड का बताया, यानी कि खाली अगर हम एसिड ले लें उसमें पानी ना मिलाएं तो वह शो नहीं करता एसिडिक बिहेवियर। क्यों नहीं करता, क्योंकि H+ आयन ही नहीं रिलीज होने के। H+ आयन केवल कब रिलीज होंगे, जब उसको हम पानी में मिलाएंगे।
तो एसिड कैन नॉट रिलीज H प्लस आयन, एब्सेंस ऑफ वाटर, वाटर की एब्सेंसी में हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं होने के। ओनली ऑन डिजोल्विंग इन वाटर एसिड रिलीज हाइड्रोजन आयन, केवल तभी हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे जब उसको हम पानी में मिलाएंगे। एसिड शो एसिडिक बिहेवियर ओनली, यानी कि एसिड तभी एसिडिक बिहेवियर को शो करता है जब उसको हम उससे H प्लस आयन रिलीज होते हैं, और H प्लस आयन रिलीज कब होते हैं? जब वाटर की प्रेजेंसी होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 9, हमने 5 सॉल्यूशन लिए A, B, C, D, E व्हेन टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर। मैंने यूनिवर्सल इंडिकेटर आपको पढ़ा दिया जिस पे 0 से लेकर 14 तक के नंबर होते हैं। उसकी pH 4, 1, 11, 7, 9 रेस्पेक्टिवली है। विच सॉल्यूशन, इसमें हमें बताना है कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा एसिडिक है, कौन कैसा है। सीधी सी बात ही है भैया, 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 से जितना नीचे चलेंगे उतना ही एसिडिक बढ़ता चला जाएगा, और जितना हम 7 से ऊपर जाएंगे उतना ही वह बेस होता चला जाएगा। तो इसका मीन्स ये हुआ 7 पर न्यूट्रल है, यानी कि 7 पर A, B, C, D सॉल्यूशन क्या है? 7 pH वाला न्यूट्रल है। स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन C, जिसकी एल्कलाइन का मतलब बेस से होता है, कभी और कुछ समझो। बेसिक, मोर बेसिक, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है इसमें? 11 वाला कौन है? C। स्ट्रॉन्ग एसिडिक, यानी कि जिसकी pH वैल्यू 1 है, B है, वो B की 1 है तो वो मोर एसिडिक है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड कौन सा होगा? जिसकी pH वैल्यू 4 है, यानी कि 7 के नज़दीक है। और भैया वीक एल्कलाइन यानी कि वीक बेस कौन होगा? 9 वाला। 9 वाला कौन है भैया? E है। तो इसका मीन्स क्या, अरेंज करना है pH इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे पहले 11 वाला, फिर 9 वाला, फिर 7, फिर 4, फिर 1। क्वेश्चन नंबर 10, इक्वल लेंथ ऑफ द मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब A and B, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडिड इन टेस्ट ट्यूब A एंड एसिटिक एसिड एडिड टेस्ट ट्यूब B। हमने इक्वल लेंथ का मैग्नीशियम रिबन ले लिया और पहले वाले में हमने HCl डाला, दूसरे वाले में एसिटिक एसिड यानी कि CH3COH डाला। अमाउंट एंड कंसंट्रेशन टेकन द बोथ द एसिड आर सेम, इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग अकर मोर विगरसली एंड वाई। देखिए, टेस्ट ट्यूब ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रजेंट विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड। हमें पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर्ड एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड क्या है? वीक एसिड है। और टेस्ट ट्यूब बी में क्या है? वीक है। और टेस्ट ट्यूब ए में क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। द फिजिंग अकर मोर विगरसली इन टेस्ट ट्यूब ए एज HCl स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होगा? फिजिंग अकर होगा। फिज क्या आ जाएगा? डिजोल्व कम्प्लीटली आयंस H प्लस आयन, यानी कि क्या होगा? डिसोसिएट कम्प्लीटली आयन H प्लस आयन एंड Cl आयंस फॉर रिएक्शन। अब आगे क्वेश्चन नंबर 11 आता है। फ्रेश मिल्क हैज़ pH 6। हमने फ्रेश मिल्क लिया, उसकी pH क्या है? 6 है। हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड? pH ऑफ मिल्क विल रिड्यूस। जब हम मिल्क से कर्ड में बदलेंगे तो उसकी pH क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि कर्ड इज एसिडिक मीडियम बन जाता है व्हेन इट टर्न्स इनटू कर्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, क्योंकि उसमें क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड बन जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 12, ए मिल्कमैन ऐड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू ए फ्रेश मिल्क। अब एक मिल्कमैन दूधिया है, वो अपने दूध में कुछ थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देता है, उसका कारण क्या है? वाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइट एल्कलाइन की तरफ? एल्कलाइन माने बेस की तरफ बन जाएगी। वाई डज दिस मिल्क टेक लॉन्ग टाइम टू सेट द कर्ड, यानी कि वाई डज द मिल्क टेक, लंबा समय लेगा सेट होने में, कर्ड बनने में। तो pH इज शिफ्टेड टू एल्कलाइन सो दैट मिल्क डज नॉट स्पॉइल। जब उसकी pH क्या हो जाएगी? एल्कलाइन की तरफ चली जाएगी बेकिंग सोडा मिलाने पर, क्योंकि बेकिंग सोडा क्या था? बेस था। तो क्या हो जाएगा? वह ख़राब होने से कुछ समय के लिए बच जाएगा। बिकम सोर, यानी कि वह खट्टा नहीं होगा बाई रिलीजिंग लैक्टिक एसिड, क्योंकि वह लैक्टिक एसिड रिलीज नहीं होगा।
यानी कि रेक्टिंग रिलीज होगा तो वह खट्टा नहीं होगा। आगे सेकंड वाले बी का आंसर देखते हैं। सिंस द मिल्क इज स्लाइटली बेसिक देन यूजुअल मिल्क जो होता है वो बेस नेचर का होता है। एसिड प्रोड्यूस टू सेट द कर्ड, जब वह कर्ड में बदलता है तो एसिड रिलीज होता है, एसिड प्रोड्यूस होता है। आर न्यूट्रलाइज बाई द बेस, उसको क्या किया जाता है, बेस के द्वारा न्यूट्रलाइज किया जाता है। देयरफॉर इट टेक्स ए लॉन्गर टाइम फॉर कर्ड टू सेट, जिससे कि दही कर्ड बनने में उसे लंबा समय लगे, इसलिए हम उसमें क्या मिलाते थे, बेकिंग सोडा। अब हम यानी क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस, मैंने बताया प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम जिप्सम से बनाते हैं, और जिप्सम में क्या होता है, CaSO4 2H2O, और उसमें से हम उसे अगर हम हीटेड गर्म कर देते हैं उससे क्या निकल जाता है, 1.5 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, और CaSO4 हाफ H2O बन जाता है। अगर हम मॉइस्चर में रख दे तो वो पानी फिर मिल जाएगा उसमें मॉलिक्यूल, और वह जिप्सम बन जाएगा। इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम किस में रखते हैं, मॉइस्चर प्रूफ में रखते हैं, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस एब्जॉर्ब वाटर टू फॉर्म हार्ड सॉलिड जिप्सम बन जाएगा। देयरफॉर इट गेट वेस्टेड, वो बेकार हो जाएगा, एक पत्थर बन जाएगा। हैंस इट शुड बी स्टोर्ड इन द मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जाम्पल। बाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड रिएक्ट विद बेस और न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसकी दो रिएक्शन सीधी सी है। NaOH क्या है, बेस है, HCl मिला दें तो क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O। ऐसे ही MgOH2 इसके साथ HCl मिला दें तो MgCl2 प्लस H2O। क्वेश्चन नंबर 15, गिव टू इम्पोर्टेंट यूज ऑफ वाशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। वाशिंग सोडा के यूज हैं, इट इज़ यूज सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में करते हैं। इट यूज रिमूविंग, यानी कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की परमानेंट हार्डनेस को ख़त्म करने के लिए हम वाशिंग सोडा का यूज करते हैं। बेकिंग सोडा का यूज, इट इज़ यूज एंटासिड के रूप में किया जाता है, और यूज सोडा एसिड यानी फायर एक्सटिंग्विशर भी होता है, क्योंकि गर्म होने पर इसमें से CO2 गैस निकलती है, और CO2 गैस फायर को एक्सटिंग्विश करने के काम आती है। इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, और हमारा यानी कि सारे क्वेश्चन ब्लू लाइन वाले भी और एक्सरसाइज वाले भी सब कंप्लीट हो गए। आप इसको ध्यान से करें। थैंक यू।